नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है 1 अप्रैल 2025 से नए इनकम टैक्स बिल 2025 के हिसाब से सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश आप जमा कर सकते हैं और कितना कैश आप निकाल सकते हैं। यानी क्या है नई लिमिट सेविंग कैश अकाउंट डिपॉजिट्स को लेकर, कैश विड्रॉ को लेकर सेविंग बैंक अकाउंट में। अगर आपका बैंक खाता है तो उस केस में बैंक खाते में कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं कैश में या कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, जिसके लिए नई लिमिट जारी कर दी है। 1 अप्रैल 2025 से नया कानून लागू हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूरा वर्ष जो है यानी अप्रैल से लेकर मार्च में यहां पर देखेंगे कि कितना कैश आपको यहां पर जमा करना है, कितना कैश आपको जमा करना है यानी डिपॉजिट करना होगा। इसी के साथ साथ कितना कैश आप निकाल सकते हैं पूरे साल के अंदर, यानी कितना कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं ये भी जानेंगे। इसी के साथ साथ कितने नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट जो है आप पूरे साल के अंदर होल्ड कर सकते हैं, क्या यहां पर लिमिट दी गई है। तो इन सभी की हम जो लिमिट्स है 2025 में क्या होने वाली है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ध्यान रखना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की लिमिट हम आपको बताने वाले हैं। कितना कैश आप जमा कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट आपके पास होने चाहिए, कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आप अपने सेविंग अकाउंट में होल्ड करके रख सकते हैं, क्या होगी मैक्सिमम अमाउंट। इसी के साथ साथ क्या यहां पर टैक्स लायबिलिटी आती है अगर आपको सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे पर अगर इंटरेस्ट मिलता है या आपकी इनकम हो रही है। इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे आपने अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, ऑनलाइन अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है यूपीआई से, हो सकता है आपने पेटीएम से किया हो, आपने भारत पे से किया हो, भारत पे, फोन पे, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में भी क्या लिमिट दी गई है। तो ये सारे पॉइंट आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जहां पर कितना कैश आपने डिपॉजिट किया है, कितना कैश आपने निकाला है, कितने नंबर ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट है, कितना मैक्सिमम अमाउंट आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं, क्या होगी टैक्स लायबिलिटी सेविंग बैंक अकाउंट की, और कितना आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी यूपीआई करते हैं उसके लिए क्या लिमिट दी गई है। इन ट्रांजेक्शन के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। इन लिमिट से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और आपसे ये सारी जानकारी जो है वो मांग सकता है। अगर आपने लिमिट से ज्यादा अगर एक्सीड करी है, जो लिमिट यहां पर दी गई है इससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन अगर आपने करे हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर आपसे सारी जानकारी जो है वो मांग सकता है। जानकारी ना देने पर आप पर पेनल्टी भी लगा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर 78% तक यहां पर आपको पेनल्टी लग सकती है, यानी आपको टैक्स, इंटरेस्ट, सरचार्ज, साथ में पेनल्टी भी यहां पर देनी पड़ सकती है, जो कम से कम 100 से 200% तक यहां पर आपको लग सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कितना कैश आप डिपॉजिट कर सकते हैं यानी जमा कर सकते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, सेविंग बैंक अकाउंट में। तो ध्यान रखिएगा, कैश आप अलग अलग तरीके से जमा करते हैं। एक आप शायद एटीएम में जमा करते हैं, वो भी कैश डिपॉजिट माना जाता है। कैश काउंटर पर अगर आपने पैसा जमा किया है तो वो भी कैश डिपॉजिट माना जाएगा। और अगर कोई सेकंड पर्सन जो है वो आपके बिहाफ पर अगर कर रहा है तो वो भी यहां पर कैश डिपॉजिट माना जाएगा, यानी जितना पैसा आपके खाते में आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो वो कैश डिपॉजिट लिमिट में माना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पर डे पर। 50,000 की यहां पर लिमिट दी गई है पर डे के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश अगर जमा करते हैं तो उस केस में आपको पैन नंबर देना जरूरी हो जाता है। यानी एक दिन के अंदर अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करेंगे तो पैन नंबर आपको देना जरूरी होगा। ऑलरेडी अगर आपने बैंक में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको पैन नंबर देना जरूरी है। पर डे की लिमिट तो यहां पर दी थी, लेकिन सरकार ने यहां पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट नहीं दी थी पैन कार्ड के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर के लिए भी लिमिट यहां पर जारी कर दी गई है। 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश अगर आप डिपॉजिट करते हैं, कैश जमा करते हैं
चाहे आपका एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्यों ना हो, चाहे बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, या फिर अगर कोऑपरेटिव बैंक भी क्यों ना हो, यानी कॉमर्शियल के अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक है उनमें भी अगर क्यों ना हो, 20 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, कैश डिपॉजिट करवाया है, तो उस केस में यहां पर आपको पैन कार्ड प्लस आपको आधार कार्ड देना मैंडेटरी होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट दी गई है, ये पर फाइनेंशियल ईयर के लिए दी गई है। पहले लिमिट पर डे के लिए थी, अब पर फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आ गई है, यानी पर डे के हिसाब से 50,000 से ज्यादा आप यहां पर देंगे तो उस केस में आपको पैन कार्ड देना है। लेकिन पूरे साल में चाहे आपने एग्रीगेट करके भी क्यों ना दिया है, यानी टुकड़े टुकड़े करके भी क्यों ना दिया है, समझ लीजिए आपने सितंबर में 5 लाख रुपए लिए, फिर आपने अक्टूबर में 5 लाख लिए, फिर आपने दिसंबर में 10 लाख रुपए दिए, फिर आपने जनवरी में 2 लाख रुपए दिए, तो ऐसे कर करके 22 लाख रुपए हो गए आपके। तो यहां पर जो लिमिट है एग्रीगेट लिमिट देखी जाएगी, इसलिए आपने 22 लाख रुपए जो वो पैसा डिपॉजिट कर दिया तो भी यहां पर जो है आपको पैन कार्ड आधार कार्ड देना होगा। अदरवाइज आपने अगर एग्रीगेट यानी टुकड़े टुकड़ों में भी पैसा दिया है 22 लाख रुपए, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख रुपए, तो भी यहां पर आपको पैन नंबर और आधार कार्ड देना जरूरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको 20 लाख की लिमिट से बचना है तो उस केस में आप बैंक, अलग अलग बैंकों के अंदर, बैंक नंबर 1, 2, 3 अलग अलग बैंकों के अंदर 15 लाख, किसी में 18 लाख, किसी में 16 लाख, ऐसे आप जमा करेंगे तो उस केस में आपको पैन कार्ड, यानी पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल में, लेकिन एक दिन में ध्यान रखिएगा, एक दिन में 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पूरे साल में करेंगे तो उस केस में आपको पैन आधार कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एक या एक अकाउंट से ज्यादा, बैंक के अंदर एक से ज्यादा अकाउंट है, तो उस केस में सभी अकाउंट को मिलाकर यहां पर देखा जाएगा, 20 लाख से ज्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपको लिमिट बता दी पैन कार्ड और आधार कार्ड की कि एक दिन में आपको 50,000 से ज्यादा जमा नहीं करना है, करते हैं तो पैन कार्ड देना है, और पूरे साल की बात करें तो 20 लाख की लिमिट दी गई है। आइए अब बात करते हैं कितना कैश डिपॉजिट आप सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। तो एज सच ऐसे तो कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट यहां पर नहीं दी गई है, आप कितना भी कैश जमा कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, आप चाहें तो 10 लाख जमा करें, आप चाहें तो 20 लाख जमा करें, 50 लाख जमा करें, या फिर आप चाहें तो 1 करोड़ रुपए तक भी जमा कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनकम टैक्स के अंदर कोई लिमिट यहां पर जारी नहीं करी गई है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है जहां पर आपको रेस्ट्रिक्शन देते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने से। लेकिन कुछ यहां पर रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी होती है, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 10 लाख की यहां पर लिमिट दी गई है। यह लिमिट जो है 10 लाख या उससे ज्यादा की लिमिट, तो यह लिमिट जो है वो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए दी जाती है। यानी अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, चाहे आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, सिंगल आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या आप एग्रीगेट पैसा यहां पर दे रहे हैं, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ऐसे कर करके आपने 10 लाख रुपए यहां पर जमा करे हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो। अगर आपने पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल से लेकर मार्च के पीरियड तक, पूरे साल में अगर आपने 10 लाख रुपए से पैसा ज्यादा जमा किया है, तो उस केस में जो भी पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये आपकी रिपोर्टिंग कर देगी किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश आप जमा कर देते हैं, कैश आप जमा कर देते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, चाहे आपका एक अकाउंट हो, एक से ज्यादा अकाउंट हो, सिंगल हो या एग्रीगेट अकाउंट क्यों ना हो, सिंगल या फिर एग्रीगेट अमाउंट क्यों आप ना कर रहे हो, तो यहां पर अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। इससे बचने के लिए आप अलग अलग बैंकों में यहां पर जमा कर सकते हैं। अलग अलग 3 बैंक आपके पास है, तो किसी में आपने यहां पर 5 लाख कर दिए, किसी में 8 लाख कर दिए, किसी में 9 लाख कर दिए, तो अलग अलग आप ऐसा कर सकते हैं अलग अलग बैंकों में जहां पर 10 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं हुए, तो वहां पर रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सभी अकाउंट को आपके पैन से यहां पर ट्रैक जरूर करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने आईटीआर जो है, अगर आपने आईटीआर इन जितनी भी इनकम आपने यहां पर डाली है, जितना भी कैश आपने डिपॉजिट किया है, इससे अगर मैच नहीं होगी तो उस केस में आपको नोटिस भेजा जा सकता है और आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप अलग अलग बैंकों में कर सकते हैं, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 10 लाख से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग से आप बच सकते हैं, लेकिन आपकी ट्रैकिंग यहां पर
हो जाएगी। दूसरी लिमिट यहाँ पर दी है, कैश रिसिप्ट यहाँ पर आपकी 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1,99,999 ही कैश पैसा जो है वो रिसीव कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं यानी 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा करते हैं तो उसके इसमें आपको 100% तक पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई सामने कोई आदमी है जो आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा है तो उसे यह जरूर बता दीजिएगा 2 लाख रुपया उससे ज्यादा ना डालें, या खुद से भी आप पैसा 2 लाख रुपया उससे ज्यादा ना डालें। सिंगल ट्रांजैक्शन एक दिन के अंदर, सिंगल ट्रांजैक्शन आप पर डे के लिए आप यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा ना करें। 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा करेंगे तो उस केस में आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। पॉइंट आ जाते हैं, अगर आपने पूरे साल में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा जो है कैश डिपॉजिट करवाया है, कैश या फिर ऑनलाइन अगर आपने डिपॉजिट करवाया है सेविंग अकाउंट में, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, चाहे आपने एक अकाउंट में करवाया है या एक से ज्यादा अकाउंट क्यों ना हो, पूरे साल के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना हो जाएगा। तो आईटीआर फाइल करना यहां पर आपके लिए मैंडेटरी होगा, भले ही आपकी इनकम जो है बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना हुई। बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख 5 लाख और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख रुपए। अगर इनसे कम भी इनकम क्यों ना हुई तो भी आपको मैंडेटरी आईटीआर भरना होगा अगर आपने 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा किया है सेविंग अकाउंट। जाते अपने अगले पॉइंट पे, तो हमने आपको 10 लाख की लिमिट बताई थी। तो अगर आप कैश जमा करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख से ज्यादा तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। लेकिन अगर आप 2.5 लाख तक जमा करते हैं, 3 लाख तक जमा करते हैं, 5 लाख तक जमा करते हैं, जो सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है, तो उस केस में आपको कोई भी नोटिस नहीं आती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने 5 लाख रुपए जमा कर दिए, 8 लाख रुपए जमा कर दिए, लेकिन आपने आईटीआर जो है वो 2.5 लाख की भरी है या आईटीआर भरी ही नहीं है, नील भरी है, तो ध्यान रखिएगा, भले ही 10 लाख से अंदर है तो भी आपको नोटिस यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ सकती है। तो 2.5 लाख से ऊपर 5-10 लाख के अंदर भी आपको नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर आईटीआर नहीं भरी, आईटीआर नील की भरी, कम इनकम दिखाई है, तो उस केस में आपसे यहां पर पूछा जा सकता है ईमेल के थ्रू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू आपसे डिटेल मांग सकता है कि आपने ये बाकी की इनकम क्यों नहीं दिखाई है। अगर आप नहीं दिखाएंगे, अगर आप पूरी डिटेल फर्निश नहीं कर पाते, सही से इसका जवाब नहीं दे पाते, सोर्स नहीं बता पाते, तो उस केस में आप पर 68 की यहां पर नोटिस भेजकर आपको यहां पर 78% तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, इन ट्रांजैक्शन से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में आप दिक्कत में आ सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने पर। तो समरी वापस देख लेते हैं। तो पैन कार्ड की अगर बात करें तो पर डे कर हिसाब से आपको देखें तो 50,000 की लिमिट दी गई है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 20 लाख की लिमिट दी गई है। मैंडेटरी आईटीआर फाइल की अगर बात करें तो यहां पर 50 लाख या उससे ज्यादा की लिमिट दी गई है। 50 लाख उससे ज्यादा करेंगे तो मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें कितना कैश जमा आप कर सकते हैं, तो 10 लाख और उससे ज्यादा की अगर आप करते हैं तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। एंड 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप पैसा रिसीव करते हैं, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो उस केस में आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। इसी के साथ साथ आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए के अंदर है तो उस केस में कोई भी नोटिस आपको नहीं आएगा। तो ये सारी लिमिट दी गई है जिसके अंदर अगर आप कैश डिपॉजिट इन लिमिट के अंदर करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इन लिमिट से ज्यादा अगर हो जाता है तो उस केस में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे, तो कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट से। तो इनकम टैक्स के हिसाब से कोई भी यहां पर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, कितना भी आप कैश जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। चाहे आप 5 लाख कर रहे हैं, 10 लाख कर रहे हैं, 1 करोड़ कर रहे हैं, कितना चाहे उतना कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं दी गई है। आप चाहे तो एटीएम से पैसा जो निकाल रहे हैं, कैश काउंटर पर जाकर पैसा अगर आप निकालते हैं, या चेक से अगर आप पैसा निकालते हैं सेल्फ से, ये सारी की सारी कैश विड्रॉ में लिमिट मानी जाएगी। लेकिन यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सेक्शन जारी किया, सेक्शन 194N के तहत आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। टीडीएस डिडक्ट होने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता रहेगा कि कितना कैश आप पूरे साल में निकाल रहे हैं। अब टीडीएस काटने के लिए यहां पर लिमिट दी गई है। 2 तरीके की लिमिट दी गई है। जो लोग रेगुलर आईटीआर फाइल कर रहे हैं उन लोगों के लिए लिमिट अलग है, और जो लोग यहां पर आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं लगातार 3 सालों की,
तो उन लोगों के लिए लिमिट अलग दी गई है। जो लोग रेगुलर आईटीआर फाइल कर रहे हैं उन लोगों के लिए 1 करोड़ की लिमिट दी गई है। 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, कैश जो है वो विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा 2% की रेट के हिसाब से। चाहे आपका सिंगल आप निकाल रहे हैं पैसा या एग्रीगेट में आप पैसा निकाल रहे हैं, यानी आपने 20 लाख रुपए निकाले, फिर बाद में आपने 50 लाख रुपए निकाले, ऐसे कर करके भी आप निकाल रहे हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में 2% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। मान के चलिए आपने 1.20 करोड़ रुपए पैसा जो है कैश विड्रॉ किया है, तो ये जो 20 लाख है इस पर 2% यानी 40,000 रुपए का टीडीएस जो है वो आपका डिडक्ट किया जाएगा। इससे सरकार को पता चलेगा कि आपने कितना पैसा जो है विड्रॉ किया है। लेकिन अगर आपने लगातार 3 सालों की आईटीआर फाइल नहीं करी है तो उस केस में अप टू 20 लाख तक, तो लिमिट यहां पर कम होकर 20 लाख हो जाती है, जिसपे आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। फिर होती है 20 लाख से यहां पर बात करते हैं 1 करोड़ तक। अगर 20 लाख से 1 करोड़ की बात करें तो उस केस में 2% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और 1 करोड़ से ऊपर अगर हुआ, 1 करोड़ या उससे ऊपर हुआ, तो उस केस में यहां पर आपका 5% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। बैंक या पोस्ट ऑफिस, इन सभी के अंदर यहां पर अगर आप पैसा कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सारी लिमिट दी गई है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो वहां पर 1 करोड़ की लिमिट नहीं, वहां पर 3 करोड़ की लिमिट दी गई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। यानी 1 करोड़ के बदले आपको 3 करोड़ यहां पर देखना है। 20 लाख से 3 करोड़ है तो 2%, और 3 करोड़ से ज्यादा है तो उसके इसमें 5%। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 194N के तहत आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, जिससे सरकार को पता चल जाता है। टीडीएस के अलावा यहां पर पैन और आधार कार्ड देने की भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर पूरे साल में आप 20 लाख रुपए से ज्यादा यहां पर कैश जो है वो विड्रॉ करते हैं, 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं, एक अकाउंट है या एक से ज्यादा अकाउंट क्यों ना हो आपका सेविंग बैंक अकाउंट, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या फिर कॉमर्शियल बैंक्स क्यों ना हो, कॉमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, तो इन सभी बैंकों के अंदर अगर आपने 20 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कैश में विड्रॉ किया है तो आपको पैन और आधार देना यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। तो ये 2 लिमिट यहां पर दी गई है कैश विड्रॉ को लेकर सेविंग अकाउंट में। हालांकि इनकम टैक्स में आप कितनी भी यहां पर कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपका यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर ये टीडीएस आपको लेना है तो उसके इसमें आपको आईटीआर फाइल करनी होगी, तो आईटीआर के थ्रू ही आप ये टीडीएस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं हुई तो पूरा का पूरा जो टीडीएस है वो आपको रिफंड मिल जाता है। तीसरे पॉइंट पे, तो कितने मैक्सिमम आप सेविंग अकाउंट जो है वो रख सकते हैं, नंबर ऑफ अकाउंट कितने आप यहां पर होल्ड कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा एज सच ऐसी कोई भी लिमिट जो है यहां पर प्रिस्क्राइब नहीं करी है, ना ही आरबीआई ने करी है, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा करी गई है, ना ही कहीं अदर लॉ के अंदर दिया गया है। आप कितने भी मल्टीपल आप सेविंग अकाउंट जो है वो होल्ड कर सकते हैं, चाहे एक बैंक हो या एक से ज्यादा बैंक क्यों ना हो, चाहे एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट आप होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है किसी के 5 बैंक अकाउंट हो, किसी के 10 हो, या फिर किसी के जो है 15 भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं दी गई है, आप कितने भी अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो सही माना गया है, यानी सही कितने हो सकते हैं सेविंग अकाउंट, कितने आपको रखने चाहिए, 2 या 3 आप मैक्सिमम रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है कि 2-3 अकाउंट है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट होने पे आपको यहां पर डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है। आपको यहां पर सभी बैंक अकाउंट में जो है बैंक चार्जेस आपको लग सकते हैं, अलग अलग बैंक अकाउंट में एसएमएस चार्जेस है वो आपको देने पड़ सकते हैं, ईमेल चार्जेस है वो आपको देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा एटीएम आपके पास होंगे, एटीएम है या डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो उन सबके लिए आपको यहां पर फीस देनी पड़ सकती है। मिनिमम बैलेंस यहां पर आपको रखना पड़ सकता है सभी अकाउंट में। हर एक बैंक में अलग अलग मिनिमम अकाउंट बैलेंस की लिमिट होती है, किसी में 1000 रुपये होती है, किसी में 2000 रुपये होती है, तो किसी में 5000 तक होती है और किसी में आईसीआईसी बैंक में 10,000 रुपये तक की लिमिट है। तो मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा जिससे आपका जो फंड है वो यहां पर जो है होल्ड हो जाता है, जिस पर आपको सेविंग का भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता। ध्यान रखिएगा जो मिनिमम बैलेंस है उस पर सेविंग का भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। इसके अलावा आपको आईटीआर में यहां पर रिपोर्टिंग करनी होती है जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, जितने भी बैंक अकाउंट है चाहे वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो या आपने क्लोज कर दिए,
पूरे साल में अप्रैल से लेकर मार्च तक जितने भी आपने अकाउंट होल्ड करे हैं ये सारे आपको आईटीआर में दिखाना जरूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम सेविंग अकाउंट के लिए कोई लिमिट ऐसे स्पेसिफाई तो नहीं करी है, आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन 2 और 3 करते हैं तो सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जिसको आप आसानी से सारे ट्रांजेक्शन आप ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, आईटीआर में भी दिखा सकते हैं। सारे अकाउंट आपको आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी होता है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो क्लोज हो। मिनिमम बैलेंस आपको रखना जरूरी है सभी अकाउंट में, कहीं पर जीरो भी होता है, लेकिन अगर आपका मिनिमम बैलेंस अगर कई अकाउंट में खुलवाए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में 10,000 होता है, तो अगर आपने 5 अकाउंट खुलवाए तो 50,000 आपका ब्लॉक हो जाता है, जिसपे आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। अपने 4th पॉइंट पे, तो आपको जो भी इनकम हो रही है, इंटरेस्ट इनकम हो रही है सेविंग बैंक अकाउंट पर, तो उसमें आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है ये आपका हो जाता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर। तो आप आईटीआर फाइल करेंगे तो उसके इसमें अदर सोर्स हेड के अंदर आपको ये इंटरेस्ट जो है वो दिखाना होता है। इस इंटरेस्ट पर, यानी सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इस पर कोई भी टीडीएस जो है वो लागू नहीं होता, लेकिन ये जो है वो टैक्सेबल होता है। किस बेसिस पर? स्लैब बेसिस पर। तो जो भी आपकी स्लैब है 2.5 लाख के हिसाब से, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी आपकी स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स किया जाएगा। इसी के साथ साथ ओल्ड रिजीम की बात करें तो यहां पर एटीटीटी ए और एटीटीटी बी के तहत आपको फायदा दिया जाता है। एटीटीटी ए 60 साल से जो लोग कम है, एटीटीटी बी जो लोग सीनियर सिटीजन है। तो एटीटीटी ए में आपको 10,000 का फायदा मिलता है सेविंग इंटरेस्ट पर, जो भी आपका सेविंग इंटरेस्ट है। एटीटीटी बी के तहत आपको यहां पर 50,000 का बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन अलाउ किया जाता है आपको अगर आप ओल्ड रिजिम लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आपके सेविंग प्लस एफडी प्लस यहां पर आरडी, इन सभी का फायदा आपको यहां पर मिलता है 50,000 तक का। यहां पर एटीटीटी ए में सीनियर सिटीजन जो है वो बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट पर, ये आपको टैक्सेबल होगा। अगर ओल्ड रिजिम है तो उसके इसमें 10,000, 50,000 की छूट मिल जाएगी। अदरवाइज ये स्लैब बेसिस पर आपको टैक्स किया जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हेड के अंदर ये टैक्सेबल किया जाएगा। 5th पॉइंट पे, तो कितना मैक्सिमम बैलेंस जो है वो आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकते हैं, तो कोई लिमिट यहां पर प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो यहां पर आप कितना भी मैक्सिमम बैलेंस जो है वो रख सकते हैं, कितना भी मैक्सिमम बैलेंस, यानी आप चाहे तो 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी आपका मैक्सिमम बैलेंस है वो आप रख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मान के चलिए आपका 50 लाख रुपया मैक्सिमम बैलेंस है, अगले साल आपने क्या किया, 20 लाख रुपया और ऐड कर दिया, तो उस केस में आपका टोटल कितना हो गया, 70 लाख। अब ये आपका मैक्सिमम बैलेंस हो गया। तो इस केस में आपने 20 लाख रुपए यहां पर जो बढ़ाए हैं, तो इस 20 लाख की रिपोर्टिंग पूरी तरह से करनी जरूरी है। आपको आईटीआर में ये 20 लाख रुपए आपके पास कहां से आए ये शो करना आपके लिए जरूरी है। अगर ये 20 लाख रुपए आप नहीं दिखाते तो उस केस में आपको नोटिस, आपको यहां पर पूछा जा सकता है कि 20 लाख रुपए आपके पास कहां से आए, इसका सोर्स आपको बताना पड़ सकता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कैश जो है, यानी जो कैश बैलेंस आपका होता है 31 मार्च का जो बैलेंस होता है वो आपको आईटीआर में दिखाना जरूरी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जो है वो नॉन बिजनेस के लिए है, यानी जिनका बिजनेस नहीं है इसमें आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आईटीआर जो 3 है और या आईटीआर 4 है वो बिजनेस वालों के लिए होती है। तो उस केस में चाहे आपकी ऑडिट हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना भी हो, तो भी यहां पर आपको कैश दिखाना जरूरी होता है, दोनों ही कैश में, यानी कैश बैलेंस यहां पर आपको ईयर एंड का जो भी होगा वो आपको दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। तो बिजनेस के केस में आपको मैंडेटरी होता है कैश दिखाना, अदरवाइज आपको कैश दिखाने की जरूरत नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पूछा नहीं जाता, क्योंकि आईटीआर 1 जो है वो सैलरी होती है। तो सैलरी के अकाउंट केस में आपको यहां पर जो कैश है उसकी लेन देन आपको रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बैलेंस आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम बैलेंस की बात करें, कैश की बात करें, तो वो आपको आईटीआर में रिपोर्टिंग करनी होती है। और अगर आपने पूरे साल में अगर बैलेंस बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया है, किस लिए बढ़ाया है, इसकी भी जानकारी आपसे मांगी जा सकती है। अपने आखिरी पॉइंट पे, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट में इसमें क्या लिमिट दी गई है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप यूपीआई से अगर करते हैं, पेटीएम से करते हैं, फोन पे से करते हैं, या फिर भारत पे से अगर आप करते हैं, गूगल पे से अगर आप करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं, नेट बैंकिंग से आप कर रहे हैं, तो इसमें लिमिट दी गई है। क्या लिमिट दी गई है वो जानिएगा। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में 20 लाख की लिमिट दी गई है सर्विस के केस में।
तो अगर आप सर्विस देते हैं तो उस केस में 20 लाख की लिमिट दी गई है और 40 लाख की लिमिट दी गई है गुड्स के केस में, यानी बिजनेस के केस में। तो इन लिमिट से ज्यादा का अगर आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया है सेविंग अकाउंट के अंदर तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, इनसे लिमिट से ज्यादा करते हैं तो नोटिस आ सकती है। हमने देखा भी है पानी पूरी वाले को जो है 40 लाख से ज्यादा का यहां पर यूपीआई किया था पूरे साल में, तो जीएसटी डिपार्टमेंट की नोटिस आ गई थी। तो ध्यान रखिएगा 40 लाख से ज्यादा गुड्स के केस में, 20 लाख से ज्यादा सर्विस के केस में। इनकम टैक्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा सेविंग अकाउंट में आप कितना अगर डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में 50 लाख या उससे ज्यादा अगर जमा करते हैं तो आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा भी सेविंग अकाउंट क्यों ना हो। 50 लाख से ज्यादा पूरे साल में डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिट किया है या फिर ऑनलाइन अगर आपने डिपॉजिट किया है पैसा, तो उस केस में आपको 50 लाख से ज्यादा है तो मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है। इसके अलावा अगर आपका जो बिजनेस है जिसमें आपका सेल टर्नओवर हो गया या फिर ग्रॉस रिसिप्ट हो गई, ये अगर 60 लाख से ज्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। प्रोफेशन के केस में यहां पर लिमिट दी गई है टर्नओवर की, यानी ग्रॉस रिसिप्ट की 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए से ज्यादा आपका सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है तो उस केस में भी आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं यूपीआई से करते हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस केस में आपको यहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी यहां पर नोटिस आ सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो उस केस पे आपको ऑडिट भी एप्लीकेबल होती है। ऑडिट एप्लीकेबल होती है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी यहां पर मेंटेन करना पड़ सकता है। ट्रांजैक्शन करने पर आपको यहां पर लिमिट का ध्यान रखना है, इन लिमिट से ज्यादा अगर आप करते हैं तो उस केस में आपको नोटिस, आपको यहां पर पेनल्टी लग सकती है। आज के वीडियो में हमने जाना कैश डिपॉजिट कितना आप कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, कितने सेविंग अकाउंट आप रख सकते हैं, पूरे साल में कितना बैलेंस मैक्सिमम रख सकते हैं, इंटरेस्ट टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए जीएसटी और इनकम टैक्स में क्या लिमिट दी गई है। ये सारी जानकारी हमने आज के इस वीडियो में दी है, जिसमें सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर, कैश को लेकर यहां पर सारी जानकारी देने की पूरी से पूरी कोशिश करी है। अगर आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और लोगों में, ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।